व्यापारिक बैंकों के मुख्य कार्य लिख रहे थे। अब मैं थोड़ा रिवीजन करवा दूं आपको। कितने प्रकार के अकाउंट थे? 4। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, करंट डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इन दोनों को मिलाकर टाइम डिपॉजिट, याद है? ये बैंक की, ये दोनों मिला के बैंक की प्राइमरी लायबिलिटी। इन पर जो ब्याज है वो सेकेंडरी लायबिलिटी। दोनों मिला के ग्रॉस डिमांड और टाइम लायबिलिटी माइनस इंटरबैंक लायबिलिटी इज इक्वल टू नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी। कल ये निकाला था हमने, क्या सब था ये? एनडीटीएल लिखा था। अब आप लिखो, इसके साथ लिखो एनडीटीएल जो आपने लिखा है ना, सभी शेड्यूल बैंक्स को, शेड्यूल बैंक कौन से होते हैं? सभी अनुसूचित बैंकों को अपने एनडीटीएल का यहां पर मैंने लिखा, अभी सीआरआर कितना था? वेबसाइट पे देखा था ना हमने, चार था। नहीं, कम हो गया ना। आरबीआई की वेबसाइट पे जाओ, कितना देखा था? 3% है। थ्री 3.00%। 00 क्यों लिखा है? 3% लिखो ना, 3%। सभी अनुसूचित बैंकों को अपने एनडीटीएल का कितने परसेंट? 3% सीआरआर के रूप में आरबीआई को जमा करवाना अनिवार्य है। सीआरआर क्या है? पूरा नाम क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। हिंदी में क्या बोलते हैं? नकद आरक्षित अनुपात। ऐसी एक टेबल बना लो। ठीक है। दूसरा है, ये कितने परसेंट लिखा आपने? 3%। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, सभी अनुसूचित बैंकों को अपने एनडीटीएल का 18% एसएलआर के रूप में। आगे क्या होता है ये हम देख लेंगे, सीआरआर, एसएलआर। अभी ये शॉर्ट में लिख दो, एसएलआर के रूप में। ये पूछे जा सकते हैं सवाल, ध्यान रखना। एसएलआर के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में, हिंदी में बोलते हैं सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में, सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में निवेश करना अनिवार्य है। वैसे फुल फॉर्म लिखना चाहो तो इसकी होती है कैश रिजर्व रेशियो। इसे बोलते हैं नकद आरक्षित अनुपात।
ये होता है एसएलआर। एसएलआर का पूरा नाम होता है लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। सभी अनुसूचित बैंकों को अपने एनडीटीएल का एक बात और ऐड करनी है, 1 या 2%। आरबीआई से एमएसएफ के रूप में ओवरनाइट रेट पर लेने की सुविधा है। ऋण लेने की सुविधा है। और एमएसएफ का पूरा नाम होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसे बोलते हैं सीमांत स्थायी सुविधा। मतलब एक दिन के लिए एनडीटीएल के 1-2% तक। और जो एमएसएफ की दर है वो अभी 5.5% है। वर्तमान में एमएसएफ 5.5% है। तो यहां से एक शब्द आया, कौन सा? एनडीटीएल। क्या मतलब हुआ? अच्छा, जिस बैंक का एनडीटीएल बढ़ेगा उसका सीआरआर एसएलआर घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। एनडीटीएल मतलब क्या होता है? डिपॉजिट्स। एनडीटीएल क्या होते हैं? अच्छा, डिपॉजिट्स 2 आधार पे आते हैं, डिमांड और टाइम। 4 खातों में आते हैं, सेविंग, करंट, आरडी और एफडी। ये जो सारे डिपॉजिट्स है ये बैंक की लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक को ये सारे डिपॉजिट ग्राहक को वापस देने हैं। केवल डिपॉजिट देने हैं, उन पर ब्याज भी देना है, ब्याज भी देना है। लेकिन इसमें से बैंक की वो लाइबिलिटीज माइनस हो जाएगी जो बैंक को आपस में देनी थी। तो वो सब हटा के बैंक की एक नेट लाइबिलिटी आएगी, जिसको हम कहेंगे नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। पूरा नाम एनडीटीएल, पिछली क्लास में बताया था। सीआरआर का मतलब ये होता है कि मैंने ये पहले भी समझाया, वैसे मौद्रिक नीति में बताऊंगा मैं, कि कोई भी बैंक बनने, जैसे क्या नाम है? खुश। अरे नाम बढ़िया है। बैंक का नाम खुशी बैंक, खुश है, सॉरी। बैंक खोल दिया, क्या नाम है? खुश बैंक। कितने रुपए से खोला? 100 रुपए से। क्लियर है? जो भी बैंक खुलेगा आरबीआई के कंट्रोल में होगा, उस बैंक को सीधा सीधा एक हिस्सा खुलते ही अपने डिपॉजिट का किसको जमा कराना जरूरी है टोकन के रूप में? आरबीआई को। उसे हम क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशियो। तो 100 रुपए के बैंक को 3 रुपए किसको देने हैं? आरबीआई को। क्या कहेंगे उसको? कैश रिजर्व रेशियो। अच्छा, बैंक बनने के बाद कहीं ऐसा नहीं हो कि आप रिस्क में काम करते रहो, तो सेफ इन्वेस्टमेंट आपके करवाने के लिए आरबीआई आपके ऊपर एक शर्त थोपेगा कि आपको अपने टोटल लोनेबल अमाउंट का, टोटल आपके एनडीटीएल का, सॉरी, टोटल डिपॉजिट का 18% आपको सेफ इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में निवेश करना जरूरी है। वो कितना होता है? 18%। जैसे आप उदाहरण के तौर पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करो,
क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, इस पर गारंटी रिटर्न होता है, पैसे डूबने के चांस क्या होते हैं, कम होते हैं। शेयर मार्केट इक्विटी में पैसा कम जाता है, तो कंपैरेटिव ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। अभी मैं आगे और समझा दूंगा, चिंता मत करो। तो ये कुछ नॉर्म्स है, किसके कंपैरेटिव निकालते हैं, एनडीटीएल। अभी हम आरबीआई पे आने वाले, जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। जैसे ये टॉपिक पूरा करेंगे, अगला टॉपिक क्या शुरू करेंगे, आरबीआई, ये सारी चीजें आ जाएगी। लिखो आगे। हाँ, जीडीटीएल से कैसे निकाल सकते हैं? जीडीटीएल में इंटरबैंक लाइबिलिटी को कौन माइनस करेगा? जो भी आपको देखो, शुद्धता तभी आएगी जब आप चीजें किससे निकालोगे, एनडीटीएल। एनडीटीएल मतलब क्या हुआ, नेट आपकी लाइबिलिटी का परसेंटेज होगा। अच्छा, ये हर बैंक का एक जैसा होगा अमाउंट के फॉर्म में, या अलग होगा? अलग होगा, क्योंकि सभी बैंकों का एनडीटीएल अलग होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे डिपॉजिट्स एसबीआई में ज्यादा होंगे या फिर यस बैंक में ज्यादा होंगे, एसबीआई में। तो एनडीटीएल किसका बड़ा होगा, एसबीआई का, क्योंकि उसमें चारों खातों से पैसा आया, उस पर ब्याज भी देने की लाइबिलिटी है। तो वो जो टोटल लाइबिलिटी है उसको हम नाम देंगे ग्रॉस डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। लेकिन चेक से जो पैसा आरबीआई पे लाइबिलिटी के फॉर्म में डेवलप हुआ, जो आरबीआई को दूसरे बैंकों को देना है, उसे माइनस कर देंगे, उसे क्या नाम देंगे, इंटरबैंक लाइबिलिटी। देखो क्लासें आपस में जुड़ी हुई थी, जिन्होंने पीछे नहीं पढ़ा उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, स्पेशली पिछली क्लास, लास्ट क्लास में जो आपने पढ़ा था, याद है, जीडीटीएल, आईबीएल, तो क्या आएगा, एनडीटीएल। अब एक नई बात लिखो, बताओ बैंकों का दूसरा काम क्या है? पहला हो गया डिपॉजिट लेना, दूसरा काम क्या है, लोन देना। तो लिखो बैंकों का दूसरा मुख्य कार्य, हेडिंग बना के, लोन देना। बस ये दो कार्य ही हमें को पढ़ने हैं, बाकी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बैंकों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य लोन देना। बैंकों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य लोन देना। अभी जो ऋण देना होता है, इसके लिए बहुत सारे शब्द आते हैं बच्चों। इसे हम लोन कहें, लेकिन ये अच्छा शब्द नहीं है। लोन कस्टमर के रेफरेंस में होता है। जब बैंक किसी को ऋण देता है तो कस्टमर वे में समझे तो लोन है, लेकिन बैंक इसे अपना कर्ज मानता है, तो उसके लिए ज्यादा अच्छा शब्द क्या है, डेब्ट। हालांकि ये शब्द भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। या फिर बैंक के लिए उधार है ये, इसको उधारी कहते हैं, इसको कर्ज कहते हैं, इसको ऋण कहते हैं, जो भी शब्द आप बोलना चाहो, ठीक है। ये सारे शब्द यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें आती है, तो पहली इसमें एक चीज आती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। लोन देने का पहला नियम तो है प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग। इसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र उधारी, या फिर इसके साथ डेब्ट भी यूज हो सकता है। लिखो फटाफट, पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें सिर्फ ये लिखो, सभी अनुसूचित बैंकों को अपनी ऋण योग्य राशि का, लोनेबल अमाउंट का एक निश्चित हिस्सा या अनुपात विशेष
क्षेत्रों के लोगों ऑब्लिक प्राथमिक क्षेत्र को देना अनिवार्य है। सभी शेड्यूल बैंक्स को अपने लॉनेबल अमाउंट का एक सर्टेन परसेंटेज, ठीक है, एक निश्चित हिस्सा किसको देना जरूरी है? प्राइमरी सेक्टर को देना जरूरी है। विशेष क्षेत्रों के लोगों को हम स्पेशली विशेष ग्राहक भी कह सकते हैं। अब ये जो विशेष ग्राहक है, इसमें कौन कौन आते हैं? बहुत सारे क्षेत्र आप लिख सकते हैं। जैसे कृषि, एमएसएमई, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसे हम बोलते हैं स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप 25 से 35 लाख तक के, होम लोन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टअप, कारीगर, एससी एसटी, महिला, अल्पसंख्यक, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, डेयरी पशुपालन, फिशिंग, इसमें सबसे मेजर रोल तो एग्रीकल्चर का ही है। 18% एग्रीकल्चर को और बाकी सब मिलाकर 22%। यानी अभी देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर डेप्ट शेड्यूल बैंकों के लिए कितना रखा गया है? 40%। लेकिन ये आरआरबी के लिए कितना है? 75%। क्लियर है? अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग, कोऑपरेटिव बैंकों के लिए 60%। अलग अलग बैंकों का अलग अलग क्राइटेरिया। फॉरेन बैंकों के लिए, विदेशी बैंकों के लिए 32%। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर डेप्ट। सीधा सीधा शेड्यूल बैंकों के लिए बाध्यता है, बाउंडेशन है कि उनको एक बड़ा हिस्सा किसको देना जरूरी है? प्राइमरी सेक्टर को। इसका ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब ऐसा नहीं हो कि बैंकिंग और लोनिंग जो है एक ही डायरेक्शन में हो। यदि आज बैंकिंग और लोनिंग की बात करें तो ज्यादातर बैंक केवल अमीरों को पैसा देना ही चाहेंगे, तो फिर भारत का विकास पॉसिबल नहीं है। इंक्लूसिव ग्रोथ तभी होगी जब आप हर सेगमेंट के लिए काम करोगे। उदाहरण के तौर पे एक जब गरीब बैंक के पास जाए और वो कहे साहब मुझे लोन चाहिए, तो बैंक उसको भी लोन दे।
और बैंक का टारगेट हो कि वो गरीबों को लोन दे। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा लोगों की लाइवलीहुड डिपेंडेंस जो है वो एग्रीकल्चर को लेके है। आजीविका के लिए वो सबसे ज्यादा निर्भर किस पर है? खेती। 55% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, और यदि उस पॉपुलेशन को लॉनिंग नहीं होगी तो फिर देश अगले डायरेक्शन में नहीं जाएगा। इसीलिए इस तरह की बाध्यता आरबीआई के माध्यम से की गई है कि आपको सीधा सीधा आपकी लॉनिंग का एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर और कंपैरेटिव कमजोर सेक्टर्स को देना जरूरी है। अब इसका उद्देश्य लिखो। इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा। इंक्लूसिव मतलब समावेशी वृद्धि को बढ़ावा। समावेशी मतलब सभी वर्गों का। हाँ हाँ, मतलब बैंक को 100 रुपए का लोन देना है तो उसमें से 40 रुपए का लोन प्राइमरी सेक्टर को देना है। चालीस है कमर्शियल बैंकों के, पहले भी बताया था। कमर्शियल बैंक नहीं पता? कमर्शियल बैंक मतलब ये जो गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक सभी मिला के क्या कहलाते हैं? कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक। आरआरबी चूंकि गांव में होते हैं इसलिए उनका कितना होता है? 75%। तो पहला एक ऑब्जेक्टिव लिखो, इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा। मतलब एक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होना चाहिए, संतुलित क्षेत्रीय विकास। नंबर 2, कमजोर वर्गों को सहायता। वीकर सेक्शन को हेल्प। नंबर 3, इस तरह से इसके ऑब्जेक्टिव लिखते जाओ। कमजोर वर्गों को सहायता, असमानता में कमी लाना, इनइक्वालिटी जो है उसको कम करना, रिड्यूस करना। समावेशी ग्रोथ को बढ़ावा, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा, कमजोर वर्गों को सहायता, असमानता में कमी लाना। जैसे आज कोई बैंक के पास जाए और वो कहे कि साहब मैं एक स्टूडेंट हूं और मुझे एजुकेशन लोन चाहिए, बैंक देगा या नहीं देगा? देगा, यदि आप नॉर्म्स कवर कर रहे हैं। कोई व्यक्ति जाए और कहे साहब मैं एक पशुपालक हूं और मुझे डेयरी डेवलपमेंट या अपने गाय भैंसों के दूध निकालने को लेके जो विकास करना है उसको लेके पशुपालन के लिए लोन चाहिए, बैंक देगा कि नहीं देगा? देगा। तो बैंक केवल अंबानी, टाटा, बिरला को ही लोन नहीं देगा, समझ आ रही बात? इनको भी लोन देगा। ये जो बैड बिलियनरीज है, ठीक है, इनको लोन देना जरूरी नहीं है। आगे देखो, मतलब बुरे करोड़पति लोग जो है ना, बुरे करोड़पति जो बैंकों से पैसा लेते हैं और वापस उनका पैसा नहीं चुकाते हैं, उनको लेके तो बैंक चुप हो जाते हैं और बेचारे छोटे आदमी के पीछे रिकवरी एजेंट दौड़ाते रहते हैं। और बैंकों की लोन के प्रेशर की वजह से एक दिन में पता नहीं कितने सुसाइड होते हैं। और हमारे देश में किसानों की आत्महत्या एक बहुत बड़ी समस्या है और उन पे सबसे बड़ा प्रेशर यही होता है फाइनेंस का। फसल रिलेटेड कई बार वो पैसा ले लेते हैं। ऐसा सबसे ज़्यादा, अभी आपको बताएं, एक शब्द होता है एमएफआई, पूरा नाम क्या है? माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सुनना ढंग से, बैंकिंग का एक बहुत बड़ा पीड़ा समझा रहा हूं मैं आपको। हमारे देश में बैंकिंग को लेके बहुत बड़ा थ्रेट
ठीक है ना, शॉर्ट में जो पीछे वाला टी आता है वो क्या होता है, थ्रेट। थ्रेट मतलब डर। यदि ये आंकड़े हम सुनेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। और वो क्या है, ये एमएफआई कॉन्सेप्ट जो है ये दुनिया को देने का श्रेय जाता है मोहम्मद यूनुस को। और मोहम्मद यूनुस अभी बांग्लादेश का हेड बना हुआ बैठा है। इसको नोबेल प्राइज मिला था 2006 में इसी कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की वजह से। क्लियर है? इसने ग्रामीण बैंक करके बांग्लादेश में एक बड़े फाइनेंशियल बैंक का स्थापना किया। बाद में बांग्लादेश ने इसको भगा भी दिया। और अभी शेख हसीना को जब बांग्लादेश से भागना पड़ा तो इनको वापस बुलाया गया। यानी इनकी मतलब आप ये कह सकते हो कि वापस एंट्री हुई और इनको सीधा बांग्लादेश की कमांड दी गई। कट्टरपंथियों ने इनको सत्ता में हेड बना दिया और इनको बांग्लादेश का नेतृत्व करता बना के संदेश दिया कि हमारे बांग्लादेश के मेन मतलब डेवलपर व्यक्ति है, क्योंकि इकोनॉमी को जानते हैं, ग्रोथ को जानते हैं। और अभी स्पेशली बांग्लादेश में कट्टरवाद जितना बढ़ता जा रहा है, एक्सट्रीमिज्म जितना बढ़ता जा रहा है, उतना ही हिंदू पॉपुलेशन को वहाँ शोषण किया जा रहा है। और इस वजह से भारत बांग्लादेश के संबंध काफ़ी खराब हुए हैं। इसका पहला रीज़न शेख हसीना को भारत के द्वारा संरक्षण देना, दूसरा बांग्लादेश की जो कट्टरपंथी नीतियां हैं भारत का उसके द्वारा विरोध करना, भारत की बात नहीं सुनने पर भारत के साथ जितने भी रिलेशन है, चाहे वो कल्चरल रिलेशन ही क्यों ना हो, स्पोर्ट्स को लेके या जो भी, उसको भी हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। या ये कहें कि एक बार को हमने तोड़ दिया, पूरी तरह से नहीं, बीच में, ताकि वापस से चीज़ें बेस्ट बने। पाकिस्तान के जैसी हरकतें बांग्लादेश ना करे। लेकिन नो डाउट बांग्लादेश की फितरत वही है, क्योंकि वो अपने पापा जैसा बन रहा है और बांग्लादेश का पापा पाकिस्तान। लेकिन बांग्लादेश को भूलना नहीं चाहिए कि उसका दादा कौन है, भारत। बांग्लादेश का दादा और पाकिस्तान का पापा निकले यहीं से है सारे, जड़ तो यही है। बस वो हिंदू मुसलमान जो है वहाँ बढ़ता जा रहा है। हिंदुओं का अभी पिछले नए साल में आप देखोगे 7-8 हिंदुओं को बेरहमी से वहाँ मारा गया। तो ये जो है ये रिलेशन ब्रेक करने जैसी चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ कट्टरवाद बढ़ता जा रहा है। ये वो मोहम्मद यूनुस है जिसने एमएफआई का कॉन्सेप्ट दिया और 2006 में इसको दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल का, और वो भी पीस के एरिया में। कौन से एरिया में? शांति के क्षेत्र में। किसको दिया गया? मोहम्मद यूनुस को। ये एमएफआई कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसमें छोटे छोटे स्तर पर लोन दिए जाते हैं। जैसे कोई किसान है, मजदूर है, रिक्शे वाला है, ठीक है, इस तरह के लोग जिनके पास इनकम सेगमेंट कम होता है, लो होता है, उनको 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 तक के लोन एमएफआई देता है। एमएफआई जो है इसकी ब्याज दर कंपैरेटिव ज़्यादा होती है। और दूसरा बड़ा बात है, इसकी कोई रेगुलेशन संस्था नहीं होती। आरबीआई जैसी संस्थाओं के कंट्रोल में नहीं थे जब स्थापित हुए थे। ये एमएफआई बांग्लादेश से बढ़ते बढ़ते इतना लोकप्रिय हो गया कि भारत में कई राज्यों में, जैसे वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्रा, कई राज्यों में ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर होता गया। अब ये हुआ कि धीरे धीरे भारत में कई एमएफआई खुल गए, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब जैसे मेरे पास में मान लो एक एग्जांपल के तौर पे 30-50 लाख है, तो मैं छोटी छोटी लोनिंग देना स्टार्ट कर दूं। अब उसमें लोनिंग का रकम कितना होगा? 5,000, 10,000, जिसको भी चाहिए। उससे मैं कागज़ रख लूँ, चेक रख लूँ, स्टैम्प पे साइन करवा लूँ, ज़मीन के कागज़ रख लूँ, और समय पे नहीं दे तो उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दूँ। अब होता ये था, एक तो इनकी ब्याज दर ज़्यादा थी, एक बेचारा किसान, चूंकि इसमें बहुत सारे बैरियर नहीं होते थे, लिबरल कंसेप्ट होता था। आप एक एमएफआई से ले रहे हो, दूसरे को पता नहीं होता था, तो एक व्यक्ति 2, 3, 5, 10 एमएफआई से लोन लेने लग गया। ब्याज दर ज्यादा होने और रिकवरी प्रक्रिया कठोर होने की वजह से वो पैसे का भुगतान नहीं कर पाया, उल्टा प्रेशर में आ गया। और ये भारत में लगभग कई राज्यों में इस तरह का जाल फैल गया। ये बात 2000 से लेके 2008 के बीच में, 10 के बीच में कई जगह डेवलप हुई। माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हर छोटे छोटे शहर में ऐसी कई ब्रांचेज ओपन हो गई। नतीजा ये निकला कि देश में लगातार किसानों की आत्महत्या की समस्या बढ़ती गई। मुद्दा भारत सरकार तक पहुंचा, भारत सरकार पे प्रेशर बढ़ा,
और 2010 में भारत सरकार ने एक मालेगम कमेटी का गठन किया, YH मालेगम की अध्यक्षता में, और इनको ये जिम्मेदारी दी कि आप पता करो कि क्या रीजन है। तो उन्होंने कहा कि किसानों की आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण उन पर बढ़ता वित्तीय दबाव, कि बाकी देखो फसल नष्ट हुई तो भी आर्थिक नुकसान, लोन की रिकवरी नहीं हुई, पैसा चुका नहीं पाया तो भी आर्थिक नुकसान, ब्याज दर ज्यादा, जमीन के कागज जब्त तो भी वित्तीय नुकसान। वो फाइनेंशियल प्रेशर की तुलना में इतना दब गया कि ऐसा माना जाता कि देश में एक दिन में कितने किसानों का सुसाइड आम बात हो गया था। ये मुद्दा जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो मालेगम कमेटी बनाई गई और मालेगम कमेटी ने सुझाव दिया कि साहब एक तो MFI को रेगुलेट किया जाए, MFI को, और इसको NBFC MFI करके NBFC-MFI करके एक संस्था बना दी जाए और इसको किसके कंट्रोल में डाल दिया जाए? RBI। एक इसकी ब्याज दर नियंत्रित की जाए। जनरली ब्याज दर होती है 6%, 7%, लेकिन ये कमीने लेते थे 25%, 27%, 30%। इनको धनी धोरी तो कोई था ही नहीं इनके ऊपर, इनकी मर्जी है। अच्छा, एक व्यक्ति बेचारा पता नहीं कहां कहां से ब्याज लेता, फंस जाता है इनके जाल में। अच्छा, ये नो डाउट इस तरह से लोनिंग देने वाले लोग कौन होते थे? जिनके पास फाइनेंशियल पावर्स होती थी और दूसरी पावर्स भी होती थी, तो इनके प्रेशर बढ़ जाते थे। एक इनका रिकवरी करने का तरीका बहुत जटिल होता था। किसान के घर पहुंचे, उसे दबाव में डाला, उसके परिवार को दबाव में डाला और वो बेचारा मजबूरन लटक गया। तो इन्होंने कहा एक तो रिकवरी प्रक्रिया को इस तरीके से न करने दिया जाए, ब्याज दर कम की जाए, एक व्यक्ति 2 से ज्यादा MFI से लोन न ले पाए, उसके KYC नॉर्म्स पूरे किए जाए। KYC होता है नो योर कस्टमर, चीजों को कोर बैंकिंग के फॉर्म में जोड़ा जाए। मतलब एक व्यक्ति यदि कहीं से भी लोन ले रहा है वो डिजिटली सब जगह शो आउट हो जाए। क्लियर है? और इस तरीके से किसानों को मदद की जाए। और यहां तक कि मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही इनके लिए एक योजना शुरू की जिसका नाम था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। कौन सी योजना? इसको बोलते हैं PM मुद्रा योजना। अब PM मुद्रा योजना के तहत 2015 में मोदी गवर्नमेंट ने एक बैंक खोला जिसका नाम था मुद्रा बैंक। बैंक का नाम क्या है? मुद्रा बैंक। पूरा नाम है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट। क्या शब्द है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। कौन से स्तर के लोगों को लोन दिया जाएगा? माइक्रो लेवल के लोगों को, मतलब जिनको माइक्रो लेवल पे लोनिंग चाहिए। इसकी लोन की कैपेसिटी मोटे तौर पे देखा जाए तो आप ये कहोगे 50,000 लाख रुपए, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो 3 तरह के लोन दिए जाएंगे। लोन के नाम होंगे शिशु, किशोर और तरुण। लोन के क्या नाम होंगे? और ये छोटे छोटे लोन होंगे। इन लोन का ऑब्जेक्टिव होगा जो स्मॉल सेगमेंट के लोग हैं उनको वित्तीय मदद करना। भारत सरकार अब भी बजट के माध्यम से एक बड़ा फंड डेवलप करती है और इनको लोनिंग देती है। क्लियर है? राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में तीनों लोन के बारे में दिया हुआ है। कौन से लोन है? शिशु मतलब छोटा लोन, 5-10 हजार तक का, 5-10 हजार से 50 हजार तक का लोन किशोर, और 50 हजार से ऊपर का लोन तरुण। ऐसा कुछ स्कीम मान लो। 60% लोनिंग जो होगी वो ऊपर वाले 2 प्लान में होगी, शिशु और किशोर, और 40% लोनिंग पैसे का जो टोटल फंड होगा उसका तरुण योजना में। और बैंक का नाम क्या होगा? मुद्रा बैंक। जब से ये स्थापित हुआ है MFI का जाल कंपैरेटिव कम घातक हुआ है। दूसरा, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अब किसके कंट्रोल में लाया गया है? RBI। इसको हम बोलते हैं माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो MFI कॉन्सेप्ट देने का श्रेय किसको जाता है? बांग्लादेश के अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, पॉलिटिशियन, कुछ भी कह दो, कट्टरपंथियों का लीडर मोहम्मद यूनुस। ये मोहम्मद यूनुस दोबारा पिक्चर में अभी आया है।
बीच में तो गायब था, ठीक है, मतलब शायद मेरे हिसाब से इंग्लैंड था या अमेरिका में होगा शायद। रीजन, इसको बांग्लादेश से भगा दिया था, लेकिन बांग्लादेश का सबसे बड़ा बैंक है ग्रामीण बैंक, उसका ये फाउंडर है। और बांग्लादेश की इकोनॉमी में एमएफआई कॉन्सेप्ट लाने से धीरे धीरे छोटे स्तर पर सपोर्ट, देखो छोटी लॉनिंग यदि पॉजिटिव वे में आती है तो ये बहुत अच्छी बात भी है। अब किसी को 15,000 50,000 रुपए का लोन चाहिए और वो उसको मिल जाता है, तो उसकी फसल रिलेटेड, छोटे मोटे बिजनेस रिलेटेड चीज़ों में क्या आ जाता है, सपोर्ट आ जाता है। और ऐसी पॉपुलेशन भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों में कम नहीं है जिनको स्मॉल लोनिंग की, स्मॉल फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है? अब उनके लिए ये बैंक भारत में काम करता है जिसका क्या नाम है, मुद्रा बैंक। अब पूछे मुद्रा बैंक क्या है, बैंक है या डीएफआई है? डीएफआई है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे रीको काम करता है, जैसे सिडबी काम करता है, जैसे एक्सिम बैंक काम करता है, जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक काम करता है, जैसे राजसिको काम करता है, जैसे नाबार्ड काम करता है, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, वैसे ही एक इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, मुद्रा बैंक। समझ में आ रही बात? आगे लिखो, एक शब्द लिख ही दो ना आप यहां पे, MFI, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हिंदी में लिखो, सूक्ष्म वित्त संस्थान, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सिंपल से लिख दो, ऐसे वित्तीय संस्थान जो लो इनकम सेगमेंट वाले लोगों को, ऐसे वित्तीय संस्थान जो कम आय वाले लोगों को कम आय वाले, लो इनकम सेगमेंट वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे जैसे छोटा या सीमांत किसान, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, छोटा या सीमांत किसान, छोटा या सीमांत किसान, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स, कॉमा भूमिहीन किसान जिसके पास लैंड नहीं है, भूमिहीन किसान, मजदूर, मजदूर, छोटा व्यवसायी, स्मॉल बिजनेसमैन, छोटा व्यवसायी, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, अब लिखो, इस कॉन्सेप्ट को लोकप्रिय बनाने का श्रेय, इस कॉन्सेप्ट को, इस अवधारणा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय, देखो कॉन्सेप्चुअल समझ ये कहती है, आप एक बार मुद्दा समझ लो, उसके इर्द गिर्द चीजें लिख लो और फिर उसको लैंग्वेज बना के पुट कर दो। आज के टाइम में मैं थोड़ा सा अभी नए सिरे से ये चीजें बताता भी जाऊंगा। अब मान लो MFI आया, तो MFI का अर्थ क्या होता है, मैं हमेशा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, याद है, अर्थ, विशेषताएं, क्लियर है, चुनौतियां, ठीक है, ऐसे बताते हैं ना हम लोग चीजों को। तो ऐसे चीजें मैनेज करनी शुरू करो। जब आप ये ऐसे मैनेज करोगे तो हर बात आ जाएगी। और हमेशा ध्यान रखो चैलेंजेस क्या है, करंट सिनारियो क्या है, उस एंगल से चीजों को समझोगे तो आंसर आएगा। तो अब आपने क्या लिखा, इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर बनाने का श्रेय बांग्लादेश के इकोनॉमिस्ट मोहम्मद यूनुस को जाता है।
बांग्लादेश के अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को जाता है। इसके लिए 2006 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। इसके लिए 2006 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। जिन्होंने ग्रामीण बैंक की बांग्लादेश में स्थापना की थी। जिन्होंने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। बैंक का नाम ही ग्रामीण बैंक है, इंग्लिश में भी यही वर्ड आएगा। ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। ठीक है, आप लिखो बांग्लादेश से धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट इंडिया में भी लोकप्रिय हुआ। बांग्लादेश से धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट इंडिया में भी पॉपुलर हुआ। बांग्लादेश से धीरे धीरे ये अवधारणा भारत में भी लोकप्रिय हुई। बांग्लादेश से धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट इंडिया में भी पॉपुलर हुआ। इंडिया में भी पॉपुलर हुआ। भारत के पश्चिम बंगाल, आंध्रा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब, भारत के वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब जैसे राज्यों में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब जैसे राज्यों में ठीक है, किसानों इत्यादि को एमएफआई के माध्यम से कर्ज दिया जाने लगा। एमएफआई के माध्यम से कर्ज दिया जाने लगा। किसानों इत्यादि को एमएफआई के माध्यम से कर्ज दिया जाने लगा। कर्ज मतलब लोनिंग। ठीक है, अब लिखो इनकी ब्याज दर अधिक होने, इनकी इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर अधिक होने, ब्याज दर अधिक होने, कॉमा, नियामक संस्था का अभाव होने, रेगुलेटरी बॉडी नहीं होना, ठीक है, रेगुलेशन नहीं होना, नियामक संस्था का अभाव होने। नियामक संस्था समझते हैं? रेगुलेशन, जैसे आरबीआई करता है, अब तो करता है, पहले की बात कर रहा हूं। तो क्या लिखा? नियामक संस्था का अभाव होने और वसूली की प्रक्रिया कठोर होने के कारण, रिकवरी प्रोसीजर टफ होने के कारण, वसूली की प्रक्रिया कठोर होने के कारण वसूली की प्रक्रिया कठोर होने के कारण भारत में किसानों की सुसाइड की समस्या बढ़ने लगी। किसानों की सुसाइड्स की समस्या बढ़ने लगी। भारत में किसानों की आत्महत्या की समस्याएं बढ़ने लगी। एक किसान कई एमएफआई से लोन लेता था। एक किसान कई एमएफआई से लोन लेता था। और कर्ज के दबाव में मर जाता था। एक किसान
कई एमएफआई से लोन लेता था और कर्ज के दबाव में मर जाता था। ठीक है, इस समस्या के सॉल्यूशन के लिए भारत सरकार ने मालेगम की अध्यक्षता में किसका निर्माण किया? कमेटी बनाई। तो लिखो 2011 में इस समस्या के निस्तारण के लिए 2011 में इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए YH मालेगम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ। दो 2010-11 कर लो। गठन किया गया 2010-11 में इस कमेटी का गठन किया गया। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में हालत खराब थी। अब देखो, मैं इस कमेटी के सुझाव बोल रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। पहला सुझाव यह है एनबीएफसी एमएफआई की स्थापना। मतलब क्या हुआ कि माइक्रो फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने वाली एनबीएफसी के लिए एनबीएफसी एमएफआई नामक एक अलग कैटेगरी बनाई जाए। कैटेगरी का नाम क्या रखा? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी डेस माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये आपको समझ में आ गया। दूसरा, ये जो एनबीएफसी एमएफआई होगी, अब इनको अपनी कुल संपत्ति का जिसमें कैश, बैंक बैलेंस सब मिला के 90% योग्य संपत्तियों के रूप में, मतलब लॉनेबल संपत्तियों के रूप में रखना होगा। मतलब कितना? 90%। मतलब ये जो इनके पास पैसा आएगा, इनका काम ही होगा क्या करना? लॉनिंग करना। तीसरा, इनको अपने दिए जाने वाले बैंक ऋण को प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग, याद है इससे पहले, प्राथमिक क्षेत्र ऋण का इनको दर्जा दिया जाए। इनको भी उस कैटेगरी में डाल दिया जाए। यानी इनको जो लोन देना होगा वो कौन से सेक्टर को देना होगा? प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग। इनकी ब्याज दर कंपैरेटिव कम की जाए और आरबीआई द्वारा कंट्रोल किया जाए। एक व्यक्ति 2 से ज्यादा एमएफआई से लोन न ले पाए। एक व्यक्ति 2 से ज्यादा एमएफआई से लोन न ले जाए। और वसूली के लिए बलपूर्वक तरीकों पर रोक लगाने और एक ग्राहक संरक्षण संहिता, कस्टमर प्रोटेक्शन कोड का मसौदा तैयार करने की सिफारिश की गई। तो देखो, इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए। ये 26%, 27%, ये गलत है। एक व्यक्ति ज्यादा एमएफआई से लोन न ले पाए, इस पे रोक लगनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितनी एमएफआई से ले? 2। तीसरा, रिकवरी प्रोसीजर कठोर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ग्राहक के जो अधिकार होते हैं उनको लेके एक कानून बनाया जाए। चौथा, सबसे मेन था एनबीएफसी एमएफआई करके कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाए और इसको किसके अंडर में लाया जाए? आरबीआई के अंडर में। और जब से इसको आरबीआई के अंडर में इस कैटेगरी में डाला गया है, तब से पहली बात तो है फर्जी एमएफआई का गठन अपने आप ही क्या हो गया? बंद हो गया। अब ये लेजिटिमेट कब होगी? कानूनी कब होगी? जब एक संस्था के रूप में काम करेगी। अच्छा, मान लो मैं फाइनेंस का काम कर रहा हूं, मेरे पास कागज ही नहीं है, बस मैं अपने मन से ही फाइनेंस का काम कर रहा हूं, पैसा है, लोगों को उधार दे दिया। अब ये यारी दोस्ती तक तो चलता है, लेकिन ऑर्गेनाइज वे में ऐसा पैसा देना, कम से कम इसका तो कोई कागज मसौदा होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, कानून होना चाहिए, लेने वालों की सुरक्षा होनी चाहिए, कोई दायरा होना चाहिए। इसलिए ये चीजें मैनेज की गई। और जब से ये मैनेज किया गया है, तब से किसानों के सुसाइड्स की समस्या पहले की तुलना में क्या हुई? कम हुई। भारत में किसानों की आत्महत्या का ये एक बड़ा रीजन था। समझ में आ रही बात? तो एक होमवर्क यहां लिख दो, मालेगम कमेटी की सिफारिशें अपने आप लिख लोगे।
सिफारिश है, रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशन किसकी? मालेगम कमेटी की। ठीक है। अच्छा, एक और शब्द लिखो। एक होता है विभेदीकृत ब्याज दर प्रणाली, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट सिस्टम। विभेदीकृत ब्याज दर प्रणाली क्या कहती है? बहुत सिंपल है कि जितने भी देश के शेड्यूल बैंक है, दोबारा बोल रहा हूं, सभी शेड्यूल बैंक्स को, अनुसूचित बैंकों को अपनी ऋण योग्य राशि का, लोनेबल अमाउंट का कम से कम 1 या 2% बीपीएल को देना चाहिए। बीपीएल कौन होते हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन। मतलब बैंकों को गरीब वर्गों को लोन देने की व्यवस्था को क्या बोलते हैं? विभेदीकृत ब्याज दर प्रणाली। लिख लो। ताकि वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार और उद्यम विकसित कर सके, डेवलप कर सके। अब ये इतना पैसा देना चाहिए, और जो गरीबों को पैसा दिया जाता है, गरीबों का जो ऋण होता है, उसकी ब्याज दर भी कम होनी चाहिए। लगभग 4%। बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, उनको जब ब्याज दिया जाए, पैसा दिया जाए, तो उसकी ब्याज दर कम होनी चाहिए। लगभग कितनी? 4%। कम ब्याज दर पर लोन अवेलेबल करवाना। ऐसे लोग आर्थिक रूप से डिपेंडेंट हो जाए, मतलब सेल्फ डिपेंड हो जाए। ये इसको स्कीम जो है आरबीआई ने कब शुरू की थी? 1972 में, 1972 में। विभेदीकृत ब्याज दर प्रणाली, ये आरबीआई की योजना है। यानी लोनेबल अमाउंट का कम से कम 1%, आधा परसेंट या 2%, जो भी कहो, कौन से सेगमेंट को देना जरूरी है? बीपीएल। ये बैंकों के लिए क्वालिटी प्रेशर है। आप सोचो कि आपको
ऐसा नहीं कि सारा पैसा अमीरों को ही देना है, अपने लॉनेबल अमाउंट का 1% लगभग पैसा बीपीएल को देना जरूरी है। इसे हम क्या बोलते हैं? विविधीकृत ब्याज दर। हम्म, 4% मैक्सिमम है। हाँ? नहीं, आरबीआई ने नॉर्म्स डाल दिया है, बीपीएल को लोन देना है और उसकी ब्याज दर कम रखनी है, लेकिन सबके लिए नहीं, मतलब सॉरी, सारे पैसे के लिए नहीं, टोटल पैसे का 1% आपको, मतलब आपके पास 100 रुपया है तो 1 रुपया लगभग आपको किसको देना है? बीपीएल को देना है, लोन के रूप में। गवर्नमेंट की कई ऐसी स्कीम आती है जिसके माध्यम से बैंक बीपीएल को हेल्प करते हैं, इसी के माध्यम से। ठीक है? नहीं आया समझ में? इसमें क्या है? तीसरा लिखो, तो एक चीज और लिखो, हेडिंग लिखो, स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया, एक होता है स्टार्टअप इंडिया, एक होता है स्टैंड अप इंडिया। ये राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में भी है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, हिंदी में भी यही नाम है। अच्छा, स्टार्टअप क्या होता है? क्या होता है स्टार्टअप? स्टार्टअप ग्रुप, 2 या 3 लोग, ठीक है, हो सकता है। और इनोवेटिव, इनोवेटिव मतलब नवाचार, इनोवेशन, इनोवेशन मतलब नवाचार। हाँ, क्या मतलब? कभी शब्द सुना स्टार्टअप? क्या होता है स्टार्टअप? आपका कोई भी आइडिया, विचार यदि किसी बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है और आपके लिए एक उद्यम स्थापित करने का कारण बन सकता है, आपको एक एंटरप्रेन्योर बना सकता है, तो ऐसे व्यवसाय को जिस कैटेगरी में रखा जाता है, जो एक नए व्यवसाय के रूप में स्थापित हो सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टार्टअप। स्टार्टअप आपका एक विचार है जो बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है। अब जैसे किसी ने स्विगी सोचा होगा, किसी ने जोमेटो सोचा होगा, किसी ने ओला सोचा होगा, किसी ने OLX सोचा होगा, कितने प्रकार की चीजें। क्लियर है? और ये सब क्या था? स्टार्टअप था। फेसबुक सोचने वाले ने कभी सोचा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी, ठीक है, इंस्टाग्राम वगैरह सबको खरीद लेगी, इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी। मतलब आप ये कह सकते हैं कॉलेज में बैठा हुआ एक लुक्खा आदमी, मार्क जकरबर्ग, यहूदी दिमाग, और दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड फेसबुक स्टैब्लिश कर लेता है, तो ये उसका क्या है? स्टार्टअप है। स्टार्टअप था जो बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन स्टार्टअप डेवलप करने के लिए कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? जैसे कहते हैं कोई भी उद्योग आपको स्थापित करना है, उद्योग के लिए आपके पास में, भाई उद्योग किसके लिए स्थापित करना है? प्रोडक्शन के लिए। और प्रोडक्शन के लिए आपके पास 4 फैक्टर होने जरूरी है, और फैक्टर को हम बोलते हैं साधन। क्या बोलते हैं? पहला साधन होता है भूमि, आपके पास जगह होनी चाहिए। मतलब स्टार्टअप जो है उसमें सबसे पहला फैक्टर होता है भूमि। बिना लैंड के डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो पूंजीपति हो,
चाहे वो उद्यमी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर जिससे भी जुड़ा है, उसको पहली रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन के लिए किसकी है? भूमि। भूमि के लिए उसको किराया देना पड़ता है या लगान देना पड़ता है। सेकंड चीज है श्रम। केवल प्रोडक्शन भूमि के कारण संभव नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो आप में से कोई व्यक्ति यहां बैठा है जिसको आरएएस भी बनना है, लेकिन जीवन में उसके दिमाग में ये प्लान है कि मैं मेरा कोई स्टार्टअप भी करना चाहता हूं, तो मैं उसके साथ इस चीज को थोड़ा और समझाता हूं, ये प्लान आपको समझ में आ जाएगा। एनीवन? बस मैं अभी जो कह रहा था ना कि चीजों को अप्लाई करके, हाँ बेटा, आप क्या करना चाहते हैं? अच्छा, बुटीक टाइप का फैशन, मतलब लेडीज रिलेटेड या हमारे आदमियों के लिए? अच्छा चलो, मतलब ये फैशन में कुछ करना चाहती है बच्ची, स्टार्टअप करना, मतलब बुटीक स्टार्ट करना या फैशन में कुछ नया ब्रांड, ऐसा कुछ? हाँ ठीक है। और कोई? अच्छा ठीक है, आपको बुटीक स्थापित करनी है, कहाँ पे करनी है? कहाँ की रहने वाली हो? मेट्रो मतलब? अरे भाई, फिर तो इसका मतलब ये जो बॉलीवुड स्टार्स है इन सब के लिए? हाँ इतनी ताकत रख के अपनी बात को कहना क्लास में बहुत बड़ा साहस चाहिए, ठीक है ना? तो जो मूर्ख बातें करें ना, सुनो ढंग से। हाँ हाँ, तो आपको सबसे पहले एक दुकान चाहिए होगी या बिना दुकान खुल जाएगी? मॉल में, किसी मार्केट में, 100 फीट रोड पे। तो हैं, आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन जो चीजें बननी है, मान लो दर्जी तो बिठाना पड़ेगा कहीं, या वो भी ऑनलाइन बैठेगा? दर्जी तो बैठेगा ना। आप देखो, कोई भी काम कर रहे हो, उदाहरण के तौर पे मैं जोधपुर से ये सोच रहा था कि मुझे व्यवसाय शुरू करना है, तो मुझे व्यवसाय शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं उदयपुर आया, 2-3 बार आया प्लान डेवलप करने के लिए कि भाई यहाँ काम करना है कि नहीं करना है। तो एक मेरा विद्यार्थी मिल गया, उसने बोला कि सर आप एक काम करो, आपको कोचिंग खोलनी है तो यूनिवर्सिटी रोड अच्छा है। तो मुझे तो कुछ नहीं पता, वो जैसा बोलता गया मैं सुनता गया। तो मैं यूनिवर्सिटी रोड गया, तो मैंने पूछा वहाँ कितनी कोचिंग से? तो बोले सर कोचिंग तो अभी यहाँ एक भी नहीं है। एक कोचिंग मिली, कोई आरजीएस की कोचिंग चल रही थी, राजस्थान जुडिशियल सर्विस। तो मैं थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हुआ। फिर मुझे किसी ने ऐसी बातों बातों में, उधर किसी 4-5 बच्चे ग्रुप में बैठे थे, मैंने उनसे यूं ही पूछ लिया, भाई ये कोचिंग वोचिंग यहाँ चलती है क्या? कि सर आप थोड़ा गलत एरिया में आ गए हो, ये तो यूनिवर्सिटी है, दुर्गा नर्सरी करके एक जगह, वहाँ जाओ आप। मैंने सर्च किया दुर्गा नर्सरी रोड क्या है, तो वहाँ जरूर 3-4 कोचिंग्स थी। जगह देखी मैं कि यार इतनी सी तो रोड है, इसमें कोचिंग कैसे स्थापित होगी? फिर किसी ने कहा साहब एक हिरण मगरी है। तो मैं, हिरण मगरी? तो ठीक है, अब सीधी सी बात, वहाँ हिरण तो होंगे नहीं। तो चलो भाई हिरण मगरी चलो। तो हिरण मगरी आया, तो यहाँ देखा इधर उधर। सबसे पहले कोई बेकरी शॉप थी, वहाँ मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया, 2-4 बच्चों से बातचीत की, कुछ स्टूडेंट्स को बुलाया। बोले ये सर एरिया आजकल कोचिंग के लिहाज से ठीक है, 1-2 कोचिंग वहाँ स्थापित भी हुए थे, बोले अच्छा काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट थी? भूमि। अच्छा, मेरे दिमाग में उदयपुर था ही नहीं, सही बताऊं शुरू में। वो तो घूमने आया, शहर अच्छा लगा। यदि मैं जयपुर जाता तो और बेटर होता, आज मैं कम से कम और अच्छी अप्रोच में होता, सीरियसली। पर ठीक है, अब जो लिखा था बुरा ही लिखा था। तो रिक्वायरमेंट सबसे पहले आपको क्षेत्र की है। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप बॉम्बे में काम शुरू करोगे, यदि आपकी सोच, आपका स्टैंडर्ड, आपका स्टार्टअप, आपकी अप्रोच, सारी चीजें मिक्स हो जाए और उस लेवल की कंपटीशन को अप्रोच कर दे, क्योंकि बॉम्बे मतलब, बॉम्बे में कितनी बुटीक्स होगी, कितने डिजाइनर्स होंगे, कितने लोग होंगे, मैक्सिमम तो लौट के वापस आते होंगे।
यदि आपका विजन बड़ा नहीं होगा, आपके एफर्ट्स बड़े नहीं होंगे, आपका इन्वेस्टमेंट बड़ा नहीं होगा, तो बॉम्बे जैसे शहरों में पता ही नहीं चलेगा। लेकिन मान लो यदि आपके पास में कुछ न्यू आइडिया है, डिफरेंट आइडिया है, स्टार्टअप का मतलब जो दूसरों से अलग हो, ये भी उसकी खासियत है। तो मुझे ये भरोसा था, मैं इनकी बात को भी साथ में जोड़ दूं, इनको ये भरोसा होगा कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। जिसको विश्वास है वो इंसान कर सकता है। और यदि क्लास में किसी ने ये बात सबके सामने बोली है तो उसका रिवीजन कितना अच्छा होगा। जब भी लाइफ में मान लो फर्स्ट प्लान सक्सेस नहीं हुआ, सेकंड प्लान पे डाइवर्ट हो गए। बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, मेरे विद्यार्थी है और आज के टाइम में उनको देख के मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और ऐसी संख्या एक दो में नहीं है, क्यों, मुझे पढ़ाते हुए इतने साल हो गए। और ये तो उदयपुर आके संख्या कम है जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ। इतने बैचेस तो जोधपुर में हम लोग एक साल में निपटा देते थे। जितने बच्चे मैंने 11 साल में पढ़ाए हैं ना जोधपुर में, उतने बच्चों को मैं एक साल से, उससे लगभग डबल ट्रिपल बच्चे, 1-1 लाख बच्चों को हम एक साल में पढ़ाते थे। जोधपुर में इतनी क्राउड आती थी उस समय। मैं कोचिंग का नाम कभी लेता नहीं हूँ प्लेटफॉर्म पे। ऐसे मैं जयपुर पढ़ाने गया तो कई बच्चे जुड़ते थे। तो सबसे पहले जब मुझे खोलनी थी तो मुझे ये दिमाग में था मुझे कहाँ खोलनी, मुझे मेरा होम टाउन जैसलमेर था, पास में बाड़मेर है। आज के टाइम में राजस्थान में सबसे बढ़िया कोचिंग बाड़मेर में चल रहे हैं। कुछ लोग बाड़मेर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यदि ये देखा जाए तो मैं शायद वहां स्टेब्लिश होता तो यहां से ज्यादा, ये सब चीजें मायने रखती है। तो एक जगह होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, भूमि। लेकिन भूमि के बाद दूसरा शब्द है लेबर। लेबर के साथ एक शब्द जुड़ा होता है स्किल्स। स्किल मतलब कौशल। ये सब आपके सिलेबस में है आगे, अभी जो नया सिलेबस जुड़ा है। तो आप इसमें यदि स्किल की बात करोगे तो वो क्या चीज है, सुनो। आपने जिस मशीन के माध्यम से, जिस मजदूर के माध्यम से जो भी काम शुरू किया हो, उसमें लो इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, कम एफर्ट ज्यादा प्रोडक्शन, ये होना बहुत जरूरी है। तो मुझे जब उदयपुर में आया तो मुझे ये भरोसा था कि भाई 1-2 विषय तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन मुझे सब्जेक्ट की कोचिंग शुरू करनी होती तो मैं शायद तुरंत शुरू कर सकता हूं। मुझे जनरल स्टडीज के वे में आना था, एक कंपटीशन के वे में आना था, तो मुझे टीम की आवश्यकता थी। तो मैंने एक हिंदी के टीचर थे उनसे बात की, एक हिस्ट्री के टीचर थे उनसे बात की, एक कल्चर के टीचर थे उनसे बात की। 3 टीचर ने मुझे यस बोला जो उदयपुर में अच्छे माने जाते थे। 2-3 टीचर मेरे जोधपुर के, जयपुर के दोस्त थे, उन्होंने कहा हम आ जाएंगे। 1-2 टीचर मेरे दिल्ली के फ्रेंड्स थे जो जोधपुर में, जयपुर मेरे साथ पढ़ाते थे, उन्होंने कहा हम भी आ जाएंगे। तो एक 7-8 जनों की टीम बनी और उनके पास सब्जेक्ट स्किल्स बहुत अच्छी थी और काम शुरू हो गया। लेकिन ये सब चीजों के साथ एक तीसरी चीज की आवश्यकता होती है, कैपिटल। और कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, पूंजी। मैं ईमानदारी से बताऊं, मेरे पास 20-50 हजार से ज्यादा पैसे नहीं थे। सही कह रहा हूं, क्योंकि पैसा आता था उड़ जाता था। देता बहुत था जोधपुर वाला, अच्छी खासी सैलरी थी, अच्छा खासा पैकेज था। घर की जिम्मेदारियां, पेरेंट्स मांगते थे, मना नहीं करना, दोस्तों ने मांगा उधार दे देना। नेचर, नियति थोड़ी ऐसी थी। तो जिस समय मैंने सोचा कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट करना है, उधार मांगने की आदतें कम थी, तो मैं किसी से मांग नहीं पाया। तो मेरे पास पैसे कम थे, जो थे वो इधर उधर मैनेज हो गए थे। मैंने कुछ निवेश भी कर लिया था। तो मेरे पास कंपैरेटिव उस समय इस सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए, जिसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल, क्या बोलते हैं, आपको वेंचर डेवलप करना है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ये सवाल मेंस में पूछा जा चुका है। तो मेरे पास वो जोखिम पूंजी नहीं थी जिससे मैं व्यवसाय की शुरुआत करूं, स्टार्टअप करूं। सेम बच्चे वाली बात को भी जोड़ सकते हैं। तो ये सब चीजें जब कैपिटल के फॉर्म में, मैंने सोचा चलो जाके तो देखें। भाई मेरे लिए सबसे ज्यादा पहली प्रायोरिटी थी, जो मेरी गाड़ी थी उसमें डीजल आ जाए और रहने के लिए कोई ठोर ठिकाना डेवलप हो जाए, बस। इससे ज्यादा मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। तो मैं थोड़े दिन घूमा, इधर उधर देखा, समझा, उतना पैसा मैंने मैनेज कर लिया। पहले दिन मैंने मना किया था बच्चों को फीस नहीं देनी, तो फर्स्ट डे 2 बच्चों ने जबरदस्ती फीस जमा की कि हमें भरोसा है कि सर आप काम यहाँ करोगे, क्या पता फीस नहीं देंगे तो आप चले जाओ। तो वो जो मेरे लिए वो पहली 12,000 फीस रखी थी मैंने, प्रीलिम्स का कोर्स ही शुरू किया था, 24,000 जो मेरे पास फीस आई थी, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। तो कैपिटल जुड़ती है। और चौथी चीज जिसमें ये साहस है, मैं खुद क्या, उद्यमी। उद्यमी मतलब एंटरप्रेन्योर। जैसे ये बच्ची बोल रही है, इसमें साहस है, इसमें ताकत है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप। तो किसी भी बिजनेस को डेवलप करने के लिए
ताकत होना बहुत जरूरी है। ताकत का मतलब नहीं कि साहब मैं 150 किलो का हूं। ताकत का मतलब है आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स होनी चाहिए। एक बार सोच लिया कि डिसीजन लेना है, डरना नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? फेलियर होगा, और फेलियर होगा और उसके बाद जो अनुभव होगा वो तो ग्रेट होगा। जो फेलियर होने के बाद जो अनुभव होता है, अरे भाई मैंने ऐसा किया था। मैं भी ऐसे 3-4 एग्जांपल जानता हूं जब मैंने ऐसा कुछ किया था और वो फेल हो गया था। तो फेलियर अच्छा शब्द है। फेलियर मतलब ओवरऑल ऐसा नहीं कि फेलियर आगे आपको सक्सेस का एक पाथ देता है। तो ये जो एक शब्द है उद्यमी, तो भारत सरकार क्या चाहती है? भारत सरकार ये चाहती है कि भारत में लोगों में उद्यमशीलता की भावना का विकास हो। हमारी पॉपुलेशन यदि गांव में बैठी है तो 4 महीने उनको पता है सीजन है जब बारिश आती है और खेती शुरू होती है, और हमारी 55% पॉपुलेशन उस पर डिपेंड है। बाकी 8 महीने गांव के बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरा बना हुआ है, और किसके घर में क्या हो रहा है, ताश के पत्ते, बस पूरी दुनियादारी है। मोदी अब की बार आवेला नहीं आवेला, मतलब पूरी गांव री पंचायती बटे। गहलोत ठीक हो, वसुंधरा ने बनाई होती ठीक रहती है, भजन लाल कहीं करेला, बस उसको पूछो ना तो ऐसे लगेगा जैसे पूरा का पूरा पॉलिटिकल इकोनॉमिक। अब की बार ट्रंप को कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। ऐसे लोग बैठे हैं जो खुद कोई काम करते नहीं है। तो ऐसे लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप लाइन में लाना जरूरी है। भाई 4 महीने गांव बैठे हैं। अब मैं कई बच्चों से मिलता हूं, मान लो मैं नॉर्थ में ऊपर पहाड़ों में गया, तो वो लोग कहते हैं सर हम 6 महीने के लिए राजस्थान या गोवा जैसे स्टेट में जाते हैं, क्योंकि जिस समय यहाँ बर्फ पड़ती है तो हम वहाँ काम करते हैं। समझ आ रही बात? अब यदि कोई रिलैक्स माइंड का आदमी हो तो कि चलो 6 महीने बर्फ पड़ी, घर रहूंगा और 6 महीने काम करूंगा, जबकि वो एक यंग एज में है, तो वो क्या करते हैं? 12 महीने काम करते हैं, और 12 महीने काम करने के लिए 6 महीने वो अपने घर में है, तो 6 महीने बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उधर 6 महीने आप गोवा में जाओगे तो सेम टाइम में वहां ऑफ सीजन होता है, और उस समय वो लोगों को फ्री कर देते हैं। तो ऐसे कई लोग व्यवसाय कर रहे हैं जिनको व्यवसाय करना है। लेकिन जो लोग व्यवसाय करते करते, जैसे मेरे यहाँ पे एक कल परसों कोई बच्चा बता रहा था कि हस्बैंड वाइफ पहले काम करते थे, मैंने बुलाया था उनको, महीना 2 महीना ढंग से काम हुआ नहीं हुआ जो भी, बाद में अभी वो बच्चे बता रहे थे कि वो दोनों ने मिलकर एक हॉस्टल शुरू की और अभी एक नई क्रेटा या ब्रीजा खरीदी है। मान लो जो बच्चा डूंगरपुर बांसवाड़ा से 10,000 की नौकरी करने आया था, वो 1.5-2 साल में अपना खुद का एक सेल्फ डेवलपमेंट, मतलब हॉस्टल खोल चुका है खुद की 2। अब ये जो छोटे छोटे काम होते हैं धीरे धीरे आदमी को क्या करते हैं? एम्पावर करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? उद्यमशीलता। ये भाव भारत सरकार चाहती हर व्यक्ति में हो, स्पेशली 3 कैटेगरी में, SC, ST और महिला। स्टैंड अप इंडिया स्कीम का नाम क्या है? SC, ST और महिला उद्यमियों को अपने नए बिजनेस को, अपने स्टार्टअप को डेवलप करने के लिए बैंकों के माध्यम से, हर बैंक कम से कम कितने लोगों को? 2 प्रोजेक्ट को, 2 लोगों को क्या करेगी? सपोर्ट करेगी। बैंकों की 1.25 लाख शाखाएं हैं, कितने लाख लोगों को शुरुआती चरण में हेल्प किया गया? 2.5 लाख लोगों को। लेकिन कैटेगरी कौन सी? SC, ST और ऑल वुमेन्स, महिला उद्यमियों को डेवलप करने के लिए। क्योंकि आज भी हमारे देश में सबसे बड़ा, देखो इसको अदरवाइज मत लेना, 49% पावर है फीमेल, लेकिन फीमेल जो है, चाहे वो हमारे घर की बहनें हो, हमारे घर की बेटियां हो, हमारे घर की माएँ हो, मैक्सिमम उनका काम है एज अ हाउसवाइफ केवल घर तक सीमित रह जाना। यदि वो 49% पावर, यदि आप ये कह दो एंटरप्रेन्योरशिप वे में आ जाए, भारत की प्रोडक्टिविटी और इतनी, मतलब मैं ये कहूंगा आज यदि सारी महिलाएं, सारे कमजोर वर्ग और जो गांव में केवल सीजनल काम करने वाले छिपे हुए बेरोजगार सारे प्रोडक्टिव नेचर में आ जाए, मैं ये कह रहा हूं सिर्फ 2 साल में भारत चीन को पीछे छोड़ दे। कितने साल में? 2 साल। क्योंकि चाइनीज इन मामलों में हमसे बहुत आगे जा चुके हैं। वहां इस तरह की जेंडर इनइक्वालिटी कंपैरेटिव क्या है? कम है। हमारे यहां आज भी कई बैरियर है, लड़कियां या तो आरएस की तैयारी करेगी या टीचर की, लेकिन ये नहीं कर सकती। ये जो बैरियर्स है
इस वजह से बहुत सारी महिलाएं आगे नहीं आ पा रही है, बहुत सारे सेक्टर्स में महिलाओं को अभी तक स्पेस नहीं मिल पाया है। क्लियर है? और सीधा सीधा अब जैसे एक मेल कैंडिडेट है, वो यदि शहर में रह रहा है, 3 साल 5 साल 6 साल पढ़ रहा है, उस पर प्रेशर नहीं है। लड़की को टारगेट दे दिया जाता है, 3 साल है, तैयारी कर लो, चौथे साल सगाई कर देंगे। क्लियर है? और मान लो उस दौरान उस लड़की ने पढ़ाई की, मेहनत की, सफल हो गई तो ठीक, नहीं तो जिससे सगाई की, शादी की, वो मूर्ख बुद्धू पता नहीं कैसा है। यदि वो खुद योग्य नहीं होगा तो उस लड़की का भार तो कभी नहीं उठा पाएगा, और वो जीवन शायद बराबर पटरी पे कभी आ ही नहीं पाएगा। और इस वजह से सोशल सेपरेशन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारा का सारा मुद्दा एक शब्द से जुड़ा है। यदि आप उद्यमी बनते हो, मान लो आप योग्य, होता क्या है, सर्विस करो, आपको अनुभव हो जाए, सर्विस के बाद आपको लगता है 5-10 साल आपने अच्छे से सर्विस कर ली, उसके बाद आपको यदि ये एफर्ट आता है कि मैं ये व्यवसाय कर सकता हूं, तो आप अपने स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं। क्लियर है? तो गवर्नमेंट की स्कीम है स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया किसके लिए? SC ST और महिला उद्योग। क्लियर है? 2016 के आसपास भारत सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। उद्देश्य था 3 कैटेगरी को एंटरप्रेन्योर बनाना। मैंने इसके लिए शायद बच्चों को एग्जाम्पल कभी दिया हो, मुझे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल किसी स्क्रिप्ट के आधार पे कोई लगता है, एक फिल्म मैंने देखी थी, इंग्लिश विंग्लिश, श्रीदेवी की एक फिल्म थी। श्रीदेवी स्वर्गीय हो चुकी है, बहुत बढ़िया उनकी एक्टिंग थी, और उस फिल्म में उनका रोल था एक हाउसवाइफ का। उसकी एक बहन यूके में रहती है और श्रीदेवी इंडिया में थी। उसके पति एक बिजनेसमैन या शायद प्रोफेसर या जो भी थे। बच्चे दोनों इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं। श्रीदेवी को अंग्रेजी नहीं आती, और अंग्रेजी नहीं आती इसीलिए उनकी फैमिली, यानी उनके दोनों बच्चे, उनके पति और पति के कलीग्स उनकी इंसल्ट करते रहते हैं, क्योंकि उनको क्या नहीं आती? इंग्लिश नहीं आती। वो एक हाउसवाइफ है, घर में लड्डू बनाती है, लड्डू इतने बढ़िया बनाती है, उसको आसपास की मिठाइयों की दुकान और कई ये जो कैटरिंग वाले लोग हैं उनसे ऑर्डर लेके जाते हैं। उससे वो इतना पैसा कमा लेती है कि घर का खर्चा चला लेती है, और अपने पति का खर्चा सिर्फ परिवार के डेवलपमेंट में यूज हो रहा है। वो जब यूके जाती है तो उसको लगता है कि मेरे पास अभी टाइम है, क्योंकि वो अपनी बहन की बेटी की शादी की तैयारियों के लिए बहन उसको बुला लेती है, क्योंकि बहन वर्किंग वूमन है, तो उसको बुला लेती है, भाई तुम आओ, मुझे हेल्प हो जाएगी। तो चूंकि वो 2-2.5-3 महीने के लिए इस प्लानिंग के लिए छुट्टी लेके जाती है अपने घर से, वहाँ सेल्फ होती है, तो वहाँ वो एक कोचिंग का ऐड देखती है, और वहाँ वो कोचिंग करती है। क्या सीखने के लिए? अंग्रेजी। वहाँ वो अंग्रेजी सीख लेती है। जब वो अंग्रेजी सीखती है तो उस दौरान उसका टीचर उससे पूछता है कि आप क्या करते हो, सारे स्टूडेंट से परिचय होता है, तो वो कहती है कि वैसे तो मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं घर पर लड्डू बनाती हूँ। और वो एक दिन अपने लड्डू बना के उस टीचर को टेस्ट कराती है, तो टीचर उसके लिए एक शब्द यूज करता है, यू आर एन एंटरप्रेन्योर। क्या वर्ड यूज करता है? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब एंटरप्रेन्योर, मतलब उद्यमी। तुम एक उद्यमी हो। मैं वो जब सीन देखता हूं, मैंने हॉल में मूवी देखी थी, 2 मिनट के लिए तो सीरियसली कह रहा हूं, पूरा हॉल बैठा हुआ था और मैं खड़ा होकर ताली बजाने को मजबूर हुआ। वो महिला उस जगह से लेके जब तक अपने घर तक जाती, वो 5-7 मिनट का एक सीन है। उसको ये भी आइडिया नहीं वो कब मेट्रो में बैठ रही है, कैसे जा रही है, रोज जिनको एड्रेस करती है, अभिवादन करती है, उनको भूल गई। बस वो बार बार एक ही शब्द यूज करती है, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मैं एक उद्यमी हूं। ये फिल्म भारत की पूरी महिलाओं को एक मैसेज देती है कि केवल हाउसवाइफ होने का मतलब ये नहीं कि आप काम नहीं कर रहे हैं। हाउसवाइफ होना भी एक वर्किंग स्टाइल है, और साथ ही साथ यदि आप उस चीज को बिजनेस में कन्वर्ट कर लो, इसका कोई मुकाबला नहीं। तो ये एक शब्द है, कौन सा? उद्यमशीलता। अभी नया सिलेबस ऐसा जोड़ा गया है, आप चीजों को केस स्टडी अप्रोच में पढ़ो, समझो, आपको जो पूछा जाए उसको लिखो, और घर जाके इसके ऊपर सेल्फ रिवीजन, सेल्फ स्टडी करो। तो लिखो स्टैंड अप इंडिया को होमवर्क के रूप में। हाँ, एक मिनट शांत रहो तो सुनाई दे। हाँ,
हाँ बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत बनाना है ही डिपेंड। हम हमें मोबाइल चाहिए तो चाइना बना के दे रहा है, क्यों? हमारे पास माइंड नहीं है। बस माइंड, जिस दिन हम ये सोचना बंद कर देंगे, अरे उसका बेटा क्या कर रहा है, उसकी बेटी क्या कर रही है, उसके घर में क्या, ये जिस दिन हमारा बंद हो जाएगा, पॉजिटिव माइंड यूज करना, मतलब तर्क ये है, आप अपने दिमाग का जितना सही प्रयोग करोगे उतनी प्रोडक्टिविटी नेचर बढ़ जाएगी। स्टैंड अप इंडिया लिख के लाओगे? कल बच्चों हम एक टॉपिक शुरू करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, आरबीआई से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है मौद्रिक नीति, सीधा उसी पे चलेंगे। हाँ, थर्ड जेंडर्स के आती है ना, आती है। अब तो देश बहुत काम कर रहा है। आप ये समझो कि